सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग अभी तक जाके जो है कि हम लोग जो देखे थे तो सभी प्रतिक्रिया की कोटि को देख लिए थे कि प्रतिक्रिया की कोटि के आधार पर जाकर के जो है पूरे रिएक्शन को 4 भाग में बांटे थे। एक शून्य कोटि की प्रतिक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया, तीसरा जो है द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया और चौथा जो है कि तृतीय कोटि की प्रतिक्रिया। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक है यहाँ पर, मतलब कोटि से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा नया है, उससे अलग है, तो उसको देखते हैं हम लोग। स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। कुटानुक प्रतिक्रिया या छद्म कोटि की प्रतिक्रिया। तो छद्म कोटि की प्रतिक्रिया या कुटानुक प्रतिक्रिया या स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो मतलब होता है झूठा, फॉल्स। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स या झूठा। तो झूठा है, फॉल्स है। ऑर्डर क्या है? फॉल्स है। या मोलेकुलरिटी क्या है? फॉल्स है। अर्थात दोनों आपस में जब तक रहेगा तब तक कोई फॉल्स नहीं, लेकिन दोनों मोलेकुलरिटी का मान, अनुक्ता का मान और जाकर के प्रतिक्रिया की कोटि का मान यदि दोनों समान आपस में नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लोग पिछले क्लास में सब बहुत सारा देखे हुए हैं, उसी को रिपीट करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन परिभाषा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहता है वैसे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके लिए प्रतिक्रिया का जो अनुक्ता है और प्रतिक्रिया की जो कोटि है वो दोनों आपस में समान नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं कुटानुक प्रतिक्रिया या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो कहेंगे वैसे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसका अनुक्ता का मान तथा प्रतिक्रिया की कोटि का मान आपस में समान नहीं हो, उसे कुटानुक प्रतिक्रिया कहा जाता है। That chemical reaction of which molecularity and order of reaction
are not equal to each other is called pseudo molecular reaction or pseudo order reaction। मतलब जिसका मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, प्रतिक्रिया की कोटि और अनुक्ता, ये अनुक्ता और कोटि दोनों आपस में समान नहीं हो, अर्थात फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के प्रतिक्रिया के लिए मोलेकुलरिटी मतलब अनुक्ता बराबर नहीं होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। प्रतिक्रिया की कोटि तो प्रतिक्रिया की कोटि और अनुक्ता दोनों आपस में बराबर नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं जाकर के स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन। तो ये था परिभाषा दोनों मैंने इस टॉपिक का। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद। हो गया? एग्जाम्पल जैसे हम लोग कल देखे एग्जाम्पल में 2KCl सॉलिड 3O2 गैस 2KClO3 सॉलिड। अब इसका जाकर के मोलेकुलरिटी देखे थे तो NKCl प्लस NO2 तो 2 जोड़ 3 बराबर 5 देखे थे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखे थे? तो रेट ऑफ रिएक्शन था K इंटू KCl टू द पावर 2 O2 टू द पावर 3। परंतु KCl क्या है? सॉलिड है, इसलिए KCl का मोलर सांद्रण बराबर हो जाएगा 1। इसलिए KCl के सापेक्ष कोटि जो बताए थे तो 0 और O2 के सापेक्ष कोटि जो होगा
वो होगा 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा तो 0 + 3 = 3। ठीक है, तो ये जाकर के जो यहां पर देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आया और मोलेकुलरिटी कितना है, 5 है। तो इसलिए इस प्रतिक्रिया के लिए मोलेकुलरिटी या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, जो भी होगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं है तो यह प्रतिक्रिया क्या हो गया, कुटाणुक प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है, या स्यूडो मोलिकुलर या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा अगर हमको वहां पर देखे हैं, पीछे देखे थे प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, तो जितना भी प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है वो सब का सब, टोटल का टोटल कुटाणुक प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि सब में देखे थे मोलिकुलरिटी कुछ और आ रहा था और ऑर्डर कुछ और आ रहा था, ऑर्डर हमेशा 0 आ रहा था। तो वैसे कंडीशन में वो सारा प्रतिक्रिया जो है वो क्या है, कुटाणुक प्रतिक्रिया या स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन का उदाहरण है। हो गया? इसके अलावा सभी शून्य कोटि की प्रतिक्रिया स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन का उदाहरण होगा। सभी प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया भी स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, तो जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सारा फोटोकेमिकल रिएक्शन स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन का एग्जांपल होगा, और जितना 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा सब क्या होगा, फोटोकेमिकल इसका स्यूडो ऑर्डर या स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो है इसका है। अब जहां भी एग्जाम्पल देखेंगे वो सब का सब क्या होगा, स्यूडो मोलेकुलर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के वेग स्थिरांक
का व्यंजक। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि हम बार बार बोलते हैं कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो चूंकि ये चैप्टर ही इतना प्यारा है, इतना महत्वपूर्ण है कि हर जगह, मतलब हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो इसलिए इसको हम प्यारा चैप्टर बोल रहे हैं, इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। तो ये हर एक टॉपिक इसका जो है महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार बोर्ड के एग्जामिनी कैंडिडेट के लिए तो ये टॉपिक एकदम मोस्ट वांटेड है, आएगा ही। अब यहाँ पर 2 आता है, क्योंकि हम लोग को 4 ऑर्डर यहाँ पर पढ़ने को मिला, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, जिसमें से हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर हमको के का व्यंजक निकालना है। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और दोनों में से इस बार भी इम्पोर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए भी और अगले साल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यदि इस साल नहीं आया तो अगले साल और ज़्यादा VVI हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं इसको, कि आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। बस बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का सा बस सीधा खाली दिमाग दौड़ाएंगे, हल्का सा कॉन्सेप्ट, बस 2-3 खाली मैथमेटिकल टॉपिक है, खाली मैथमेटिक्स है इसमें कुछ केमिस्ट्री का कुछ विशेष ज़्यादा योगदान नहीं है। तो मैथमेटिकल टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर आराम से ध्यान समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वेग नियम के अनुसार, जो वेग नियम पीछे हम लोग देख चुके हैं, क्या कहता है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण का समानुपाती होता है। Rate of any chemical reaction is directly proportional to remained molar concentration of reactant after reaction। रिएक्शन के बाद जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन बचा रहेगा उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण। बचा मोलर सांद्रण प्रतिक्रिया के बाद जो प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण होगा उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बढ़ेगा, ये ज़्यादा रहेगा तो रेट ज़्यादा होगा, ये कम रहेगा तो ये कम होगा। जैसे मान लीजिए कलम है, कलम में इंक डाले, अब इंक डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक लिखे,
अब इसमें बचा कितना इंक है उस पर डिपेंड करेगा आगे जो हम लिखेंगे उसका रफ्तार। यदि इंक ज्यादा बचा हुआ है तो हमको रफ्तार ज्यादा होगा, यदि इंक कम बचा हुआ है तो रफ्तार क्या होगा, कम होगा। हम लोग खाना पीना खाते हैं, हम लोग के शरीर में एनर्जी जितना अधिक रहता है काम करने का रफ्तार उतना अधिक रहता है। यदि एनर्जी कम है, भूख लगी है या एनर्जी कम है, थक गए हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, काम करने का रफ्तार भी क्या होता है, धीमा। ऐसा नहीं कहा खूब तेजी से काम करते हैं वहाँ पर कि जल्दी से काम निपटा लें, ऐसी बात नहीं है। काम करने का इच्छा शक्ति भी थोड़ा घट जाती है। तो उसका रिजल्ट बस वही है कि हमारे पास जो बचा मोलर सांद्रण है, एनर्जी जो हमारे शरीर में है, उसका मात्रा जो कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग का क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना हम लोग के पास एनर्जी अधिक रहेगा उतना रेट हम लोग का काम करने का अधिक होगा, जितना एनर्जी कम रहेगा काम करने का रेट कम होगा। वही कंडीशन यहाँ भी होता है कि प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण कितना अधिक है। यदि अधिक मोलर सांद्रण बचा है तो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा, यदि मोलर सांद्रण कम बचा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये नियम हुआ। अब इस नियम को लेकर आगे बढ़ाते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट लिख लिए होंगे इसको। ठीक है, मिटा देता हूं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर दिस रिएक्शन एक रिएक्शन है, यहां पर ए से इधर प्रोडक्ट कुछ बन रहा है, जो भी हो, इधर प्रतिकारक या रिएक्टेंट, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रतिकारक से है। माना कि प्रतिकारक का प्रारंभिक, माना कि प्रतिकारक का प्रारंभिक मोलर सांद्रण बराबर A0 अथवा स्मॉल a, या तो A0 मान लिए प्रारंभिक मात्रा, या नहीं तो स्मॉल a मान लिए हैं। प्रतिक्रिया में लगा समय, प्रतिक्रिया में लगा समय बराबर t, प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक का विखंडित मात्रा बराबर x। तो प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण बराबर a, इसको बोल दिए a माइनस एक्स। प्रारंभिक मात्रा a लिए थे, x इससे विखंडित हो गया, टूट गया, तो बचा कितना, a माइनस एक्स। मतलब मान लीजिए 50 बूंद इंक डाले कलम में, अब 50 बूंद इंक डाले, यहां से यहां तक लिखने में 4 बूंद खर्चा हो गया, तो 4 बूंद खर्चा हुआ तो x हो गया 4 बूंद, 50 बूंद हो गया ये शुरुआत। अब यहां पर जो बचा मात्रा कितना होगा, 50 माइनस 4 अर्थात 46। तो ये जाकर के जो है कि हमको इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग मान के चलते हैं कि किसी भी प्रतिक्रिया के दौरान जाकर के इस प्रकार से प्रारंभिक मात्रा कुछ है, प्रतिक्रिया में लगा समय इतना है, उसके बाद विखंडित मात्रा x है, तो बचा मोलर सांद्रण कितना होगा, a माइनस एक्स अर्थात a, कैपिटल A। अब इसको अतः
समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती है, बचा मोलर सांद्रण क्या है, A है अथवा A माइनस एक्स है। यही है परिभाषा, यही कह रहा है जो फॉर्मूला, नियम जो है, नियम कहता है रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण। तो प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण कितना है, A या A माइनस एक्स है। लेकिन हाँ, शर्त यहां पर ये क्या है कि चूंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो पावर यहां पर हो जाएगा जीरो। बस इतने अंतर, यहीं पर अंतर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो यहां पावर 1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर लेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, और थर्ड ऑर्डर लेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। बस खाली पावर का डिफरेंस है और उसी पर आधार पर अलग अलग व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ पहले हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे देखेंगे। अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन, इसके सापेक्ष हम लोग माइनस dA बाय dt तो लिख ही सकते हैं, समानुपाती होगा, एक ठोके लेके चलते हैं, और माइनस dA बाय dt इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू ए टू द पावर 0। तो ए पर पावर जब 0 होगा तो वैल्यू 1 हो गया, तो बचा क्या, माइनस dA बाय dt इक्वल टू सिर्फ k बचा, और माइनस dA बराबर k इंटू dt बचा, फॉर्मूला होगा ये इक्वेशन 2, जहां k इक्वल टू क्या है, तो वेग स्थिरांक, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, k को क्या बोले थे, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। चलिए यहां पर एक बार फिर समझ लीजिए, ये तो हम लोग मान लिए ये प्रतिकारक है, ये प्रतिफल इधर कुछ भी बनता है। प्रतिकारक का प्रारंभिक मोलर सांद्रण A0 या A, प्रतिक्रिया में लगा समय T, प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक का विखंडित मात्रा X, इसलिए प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण कितना हो जाएगा, A बराबर A माइनस एक्स। अब समीकरण 1 से रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा, यही प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण। अब यहां पर जाकर के माइनस dA बाई dt, रेट ऑफ रिएक्शन इसके सापेक्ष में लिख सकते हैं, माइनस dA बाई dt, पहले शुरू में बता चुके थे। तो माइनस dA बाई dt समानुपाती A। अब माइनस dA बाई dt इक्वल टू k इंटू A। अब चूंकि A पर पावर 0 है तो वैसे कंडीशन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस dA बाई dt इक्वल टू k, और माइनस dA इक्वल टू dt को उधर लेके चले गए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए तो k इंटू dt, ये समीकरण 2, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट है। अब इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बस इसमें खाली है और कुछ नहीं है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 का इंटीग्रेट करते हैं। तो इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन माइनस dA इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt। मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार साइन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको बाहर कर दिए, और कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको भी बाहर कर दिए। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर यदि फॉर्मूला देखे होंगे तो वो x होता है मैथ के अनुसार से, यहाँ केमिस्ट्री कोई योगदान इसमें नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, यदि कुछ हल्का फुल्का भी जानकारी आप रखते होंगे, फिजिक्स में बताया गया होगा 11th मैथमेटिकल टूल्स शुरू में, वहाँ बताया गया होगा, या मैथ वाले सर अभी आपको बता दिए होंगे यदि कुछ इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन बता दें हम जाके,
मौखिक रूप से, तत्कालिक, चूंकि मैथ हम पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन में जाकर जो है कि हमको एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट में कुछ लिमिट दिया रहता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा हो रहता है ऊपर में, नीचे और ऊपर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखे। इसका मतलब क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन तत्कालिक पर इसका इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला यही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है, x। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -a, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k इंटू टी। अब प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, वो आया कहां से, मैथमेटिक्स के आधार पर। मैथमेटिक्स में जब बताया गया है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब कराते हैं तो हमको कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो कांस्टेंट क्या है, c है, वेयर c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। इसका मान अभी हट जाएगा, तुरंत रखेंगे मान यहां पर इसका, उसके बाद हट जाएगा। अब यदि a का मान जो यहां लिखे हैं वो a0 के बराबर कर दिया जाए, मतलब प्रारंभिक मात्रा और बचा मात्रा दोनों बराबर कर देते हैं, तो ये कब संभव है, जबकि रिएक्शन हुआ ही नहीं हो। क्योंकि कोई भी चीज का, जैसे कलम में हम 50 बूंद ईंक डाले तो इसमें 50 बूंद प्रारंभिक मात्रा और बचा मात्रा भी 50 बूंद हो, वो तभी संभव है जबकि इससे हम एक अक्षर लिखेंगे नहीं। यदि जैसे लिखेंगे कोई अक्षर तो इसका मात्रा तो घटेगा। इसलिए वैसे कंडीशन में प्रारंभिक मात्रा और बचा मात्रा दोनों बराबर तभी संभव है जब हम रिएक्शन कुछ नहीं कराए हैं, अर्थात प्रतिक्रिया हुआ नहीं है, लिखे नहीं है। तब क्या हो गया उस समय, तो टाइम इक्वल टू 0। a और a0 तभी बराबर होगा जब टाइम क्या हो गया, 0, मतलब 1 सेकेंड भी हम कोई काम नहीं किए हैं। अतः समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में a और के जगह पर रख देंगे a0 माइनस a0 और t के जगह पर 0 प्लस c। अब ये 0 हो गया तो बचा क्या, इसलिए c बराबर बचा माइनस a0। ये c का मान होगा, ठीक है। अब c का मान माइनस a0 हुआ। अब इस c का मान को पुट करेंगे फिर इक्वेशन 3 में, बस फाइनल। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में c का मान रख रहे हैं तो यहां पर रखेंगे इतना सा, तो आएगा क्या, माइनस a kt माइनस a0। अब इसको इधर कर ले तो a0 माइनस a बराबर kt, इसलिए k बराबर, फॉर्मूला मेरा फाइनल प्राप्त हो गया, a0 माइनस a बटे t। ये एक व्यंजक हो गया 4। अब ख्याल कीजिए, a0 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a, और a के जगह पर लिख सकते हैं a माइनस एक्स बाई टी। अब ये माइनस होगा, इधर प्लस, ये तो कट जाएगा, या दिखा ही दे, a माइनस a प्लस एक्स बाई टी, तो a तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली k बराबर हो गया x बाई टी। ये व्यंजक हो गया 5। तो ये 4 और 5 दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो 4 और 5 दोनों में से कुछ भी लिखें, तो यही था k का व्यंजक 0 ऑर्डर के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग k का व्यंजक, फिर से एक बार यहां समझ लें कि ये समीकरण को इंटीग्रेट जब करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब इसमें a और a0 को बराबर कर दिए तो टाइम इक्वल टू 0 हो गया,
तो वैसे कंडीशन में हम इसको रखते हैं तो हमको C का मान मालूम हो जाता है, C बराबर हो जाता है माइनस A0। अब इस C के मान को समीकरण 3 में यहाँ पर रखेंगे तो ये प्राप्त होगा और इसको हल करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से K का व्यंजक जीरो ऑर्डर के लिए मालूम हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का व्यंजक को लेकर के, तब फिर न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे आगे का टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, पूरा परिवार खुशी से रहिए, कोरोना से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।